नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पॉलिटी टॉक्स में। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे आप सभी लोग। जैसा कि साथियों हम लोग स्टार्ट किए थे एक सीरीज़, और वो सीरीज़ था हमारा पॉलिटिकल थिंकर्स का, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का, जिसमें हम लोग प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, ऐसे ऐसे एक एक थिंकर्स को पकड़कर हम लोग उसका डिटेल्ड में पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथ साथ में मेरा ये मन था कि हम लोग साथ साथ में मिक्स क्वेश्चन भी चलाते रहें साथ साथ। तो उसी वजह से आज हम लोग आपका मिक्स के सेशन लेकर आ रहे हैं। ये सीरीज भी साथ साथ में चलती रहेगी, ठीक ना? तो देखिएगा, एंजॉय करिए। आज देखिए कैसा लग रहा है आपको। अगर अच्छा लगेगा तो इसको हम लोग जारी करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो फिर हम इसको रोक कर अपना वही जो सीरीज चल रहा था हमारा, उसको भी साथ साथ उसको ही लेके चलेंगे केवल, ठीक ना? तो जैसा होगा आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है साथियों? तो ये आपके लिए एक छोटा सा ऐसे डिज़ाइन बनाया हुआ है, कैसा लग रहा है आप सभी को? जस्ट फॉर फन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन, देखते हैं क्या कुछ है आज के लिए खास। ओके, ठीक है, ओके। तो आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्य का उद्भव जीवन की वास्तविकता, सॉरी, ध्यान से पढ़िएगा। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, यह कथन किसका है? ये बताइए। आपने ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा होगा अगर आप पीवाईक्यूज़ देखे होंगे, और हमने जितने सारे आज क्वेश्चन लिए ना, सब के सब जीआईसी में पूछे गए हैं और पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद हम ऐसा ही एलटी का भी लेकर आएंगे और टीजीटी का भी लेकर आएंगे। तो आज जितने सारे क्वेश्चंस हैं, सब के सब क्वेश्चंस यूपी जीआईसी के हैं या फिर पीजीटी के हैं। आप देख सकते हैं बगल में डेट भी लिखा हुआ है, ठीक ना? तो आप लोगों को आसानी होगी ऐसे समझने में कि नहीं कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, यह किसने कहा है? तो आपको पता होगा ये अरस्तु ने, प्लेटो ने, लास्की ने या फिर हीगल ने। तो आपको जैसा कि इसका आंसर पता होगा, राज्य का अस्तित्व जो है यह सद्जीवन के लिए विद्यमान है, यह किसने कहा है? तो यह अरस्तु ने कहा है, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं आगे। देखो इसमें स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये एज इट इज़ आपको याद रखना है। आपको हाँ एक की पॉइंट याद रख सकते हो आप, सद जीवन अगर कहीं पर है, सद यानी अच्छा जीवन, अगर अच्छे जीवन की बात करेगा या सज्जीवन के जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सज्जीवन की बात करेगा, तो आप याद रखिएगा वो किसका है, की पॉइंट अरस्तु से संबंधित है वो, ठीक ना? तो हम अच्छा लगे हाथ हम इसकी भी बात कर लेते हैं। आपको पता है प्लेटो 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 क्या कहता है? प्लेटो क्या कहता है? राज्य, हमने देखा हुआ है अभी तो आपको याद ही होगा। राज्य राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, व्यक्ति का वृहद रूप है। साथ साथ में आप लोग लिखते रहिए क्योंकि हो सकता है मुझे इसमें मिटाना पड़ जाए, ठीक ना? राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। अरस्तु वहीं पे क्या कहता है? राज्य को समुदायों का समुदाय मानता है, समुदायों का समुदाय मानता है, समुदायों का समुदाय मानता है, ठीक ना? और आपको पता होगा अरस्तु अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा, सर्वोच्च विज्ञान कहा, सर्वोच्च विज्ञान, ठीक ना? मास्टर साइंस कहता है वो, ठीक ना? उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और लगे हम हीगल की भी बात कर लेते हैं। ये बताओ, हीगल हीगल ने, आपको पता है कि ये द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद, द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद का कॉन्सेप्ट दिया था, द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, जिससे प्रेरित होकर या प्रभावित होकर हीगल हीगल ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सॉरी माफ़ करिएगा, वो क्या नाम है, मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक ना?
तो आगे बात करते हैं हम लोग अब, यानी इसमें हम लोग इतना सारा देख लिया, ठीक है। यानी अब लास्की के बारे में भी देखना चाहो तो कहो तो इसी में दिखा दिया, फिर आगे आगे देख लेते हैं कहीं पे, लास्की के बारे में आगे पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या फिर रॉल्स। बताना है आपको कि वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन था, प्लेटो था या अरस्तु था या फिर सुकरात था या फिर रॉल्स था। तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए वितरणात्मक न्याय होता क्या है। देखो वितरणात्मक न्याय क्या होता है, राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान, धन, संपदा, पुरस्कार और अन्य लाभों का वितरण उनकी योग्यता तथा समाज में दिए गए योगदान के महत्व के अनुपात में होना चाहिए। यही है वितरणात्मक न्याय। ध्यान से सुनना, फिर से एक बार सुन लो कि राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान, धन, संपदा, पुरस्कार, लाभों का वितरण उनकी योग्यता और समाज में दिए गए उनके योगदान के आधार पर या उनके अनुपात में होना चाहिए। ये वितरणात्मक न्याय है। और अरस्तु क्या कहता है वितरणात्मक न्याय के संबंध में। देखो इसका आंसर क्या होगा, वितरणात्मक न्याय का आंसर क्या होगा ये पहले बताओ। इसका आंसर क्या होगा, अरस्तु। ठीक है। अब अरस्तु क्या कहता है वितरणात्मक न्याय के संबंध में, इस बात को आप नोट लिख कर लीजिएगा। ये कहता है क्या, व्यक्ति का जिस अनुपात में व्यक्ति का जिस अनुपात में व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में पुरस्कार मिलना चाहिए। उसी अनुपात में पुरस्कार मिलना चाहिए। यानी अरस्तु कहता है क्या, व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी प्रकार से उसी अनुपात में उसको न्याय मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक ना, ये बात आप याद रखिएगा। ये किसने कहा है, तो ये कथन हो सकता है पूछ लिया आपसे, तो आपको याद होना चाहिए कथन किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। ठीक ना। प्लेटो, आपको पता है प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप मानता है, और प्लेटो ने न्याय के संबंध में कहा, न्याय मानवीय आत्मा का परम आंतरिक गुण है। न्याय मानवीय आत्मा का परम आंतरिक गुण है। यह किसने कहा है, यह प्लेटो ने कहा है। ठीक ना। तो देखो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। ठीक ना। हो सकता है आपको लगे कि नहीं आप सुन लिए तो आपको याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक बार लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको याद रहेगा। आप लोग स्लो करके तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, स्पीड कम करके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया। प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। देखो ये बढ़िया सवाल है, बताओ। द रिपब्लिक में, द लॉज में, द स्टेट्समैन में, द पॉलिटिक्स में। आपको इसका आंसर पता होगा किसमें किया है, द लॉज में किया है। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था, किसमें किया है, ये द लॉज में किया है। ठीक ना। अच्छा आपको याद है क्या कि रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या था, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या था, कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित था। ठीक ना। वहीं पर लॉज के बारे में हमने क्या सीखा था कि लॉज जो है प्लेटो की सबसे अंतिम रचना है, जो अपने अंतिम समय में लिखा था इसने, और सबसे बड़ी रचना इसकी है। ठीक ना। और आपको पता होना चाहिए कि बस इतना है तो बहुत है इसके लिए। आगे देखते हैं। रिपब्लिक के बारे में तो हम जान ही रहे हैं पिछली क्लास में। हाँ, स्टेट्समैन के बारे में जान जाओ, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे चर्चा कर देते हैं। देखो अगर पूछा जाए कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में राज्यों का वर्गीकरण किया है, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में राज्यों का वर्गीकरण किया है, तो आपको याद रहना चाहिए किस में किया है, स्टेट्समैन में किया है। ठीक ना। और पॉलिटिक्स तो ये अरस्तु की है। पॉलिटिक्स किसकी है, अरस्तु की। ऐसे बताओ इसमें कुल कितने भाग हैं, तो इसमें 8 भाग हैं। रिपब्लिक में कुल कितने भाग हैं, 10 भाग हैं। ठीक ना। और लॉज सबसे मोटी या सबसे बड़ी पुस्तक है, सबसे लंबी पुस्तक है, किसकी, प्लेटो की। ठीक। अगला क्वेश्चन,
अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? देखो, अनुपातिक समानता का जो सिद्धांत था सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ही अनुपातिक समानता का सिद्धांत का समर्थक है सबसे पहले, क्योंकि अरस्तु ही कहता है क्या कि समान के साथ समान व्यवहार करना और असमान के साथ असमान व्यवहार करना। पहला ऐसा विचारक था जिसने ये कहा था, अनुपातिक समानता का सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा था कि समान के साथ समान व्यवहार करना और असमान के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। किसने है? अरस्तु होगा इसका आंसर, ठीक ना। और लॉक के ग्रीन लॉक तो आपको पता है प्रथम उदारवादी है, प्रथम उदारवादी है, प्रथम उदारवादी है, या फिर कह लें प्रथम व्यक्तिवादी। अच्छा बताओ, क्या इसको व्यक्तिवादी माना जा सकता है? माना जा सकता है, क्योंकि जितने भी उदारवादी होंगे सब उनके मूल में क्या होगा? स्वतंत्रता और व्यक्ति। चलो आगे देखेंगे, उसके जब भी आएगा आगे तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो लास्की के बारे में यहीं पे चर्चा कर लेंगे। चलो देख लेते हैं थोड़ा बहुत लास्की के बारे में आपको क्या पता है। कुछ पता है आपको लास्की के बारे में? लास्की के बारे में आपको कुछ पता हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे लगता है एक बात आपको ज़रूर पता होगी। वह क्या है कि लास्की की पुस्तक कौन सी? द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो आपको पता होगा ये किसकी पुस्तक है? ये लास्की की है, ठीक ना। साथियों, आपको ये भी पता होगा कि लास्की क्या है? बहुलवादी है। लास्की क्या है? बहुलवादी है। और भी क्या जानते हैं हम लास्की के बारे में? लास्की जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। लास्की जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, ठीक है। और लास्की क्या है? कल्याणकारी राज्य का समर्थक है, कल्याणकारी राज्य का समर्थक है, ठीक ना। और आपको पता होना चाहिए, इसकी देखो बहुत सारी पुस्तकें हैं, कहो तो हम इसकी पुस्तक की चर्चा कर लेंगे यहीं पर। कुछ पुस्तकें जो हैं जहाँ तक मुझे याद आ रही हैं, अभी देखो ये फेमस तो है ही, ये जो है आपको याद ही रखना है, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन इसके साथ साथ एक फेमस और भी बुक है इसकी, उसको भी यहीं पे हम लोग नोट कर लेते हैं। आप उसको बाद में अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। चलो देख लेते हैं। सोशलिज्म एंड फ्रीडम, सोशलिज्म एंड फ्रीडम किसकी बुक है? अगर पूछा जाए आपसे सोशलिज्म एंड फ्रीडम किसकी बुक है, तो ये लास्की की बुक है, ठीक ना। अगर पूछा जाए लिबर्टी, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, ये किसकी है? तो ये भी लास्की की ही है। एन इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिक्स, एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिक्स, ये भी किसकी है? ये भी लास्की की है। द राइट मैन, द राइट्स ऑफ मैन, आई थिंक यही बुक का नाम है, द राइट्स ऑफ मैन, ठीक ना। ये किसकी पुस्तकें हैं? ये सभी और सभी किसकी हैं? लास्की की हैं, ठीक ना। तो याद रखना है आपको ये सभी पुस्तकें, ठीक ना मेरे भाई। कैसे याद रखोगे आप? एक तो ये समस्या आ गई, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, सोशलिज्म एंड फ्रीडम हो गया, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट हो गया, एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिक्स हो गया, द राइट्स ऑफ अ मैन। तो कैसे याद रख सकते हैं सर? देखो, याद रखने के लिए एक तरीका है क्या कि ग्राम, अच्छा रुक जाओ, लिखते हैं नहीं तो फिर गड़बड़ जाएगा, लिख लेते हैं। चलो ठीक है, पेन चेंज कर लें तब ना अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखो, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ग्राम समाज में, ग्राम समाज में ग्राम समाज में आज़ादी से राजनीति कर, आज़ादी से राजनीति कर, ग्राम समाज में आज़ादी से राजनीति कर अधिकार पाया, अधिकार पाया,
इस तरीके से आप याद रख सकते हैं लास्की की बुक्स को। कैसे? ग्राम समाज में आज़ादी से राजनीति कर अधिकार पाया। ठीक ना? जैसे देखो, ग्राम ग्राम समाज में आज़ादी से राजनीति करके अधिकार पाया। समझ रहे हैं आप? देखिए, जहाँ जहाँ पर मैंने ये पॉइंट आउट किया हुआ है रेड से, उस चीज़ को याद रखें आप। क्या कह रहा है ये? देखो, ग्रामर ग्रामर यानी ग्राम से, सोशलिज्म यानी क्या हो जाएगा? समाज से, यानी लिबर्टी लिबर्टी मतलब क्या हो जाएगा? आज़ादी हो जाएगा। यहाँ पे पॉलिटिक्स मतलब क्या हो जाएगा? राजनीति हो जाएगा। और अधिकार मतलब क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा। ठीक ना? तो इस तरीके से याद रखते हैं आप। देखो, 4-5 बार बोलना है ना, तो आपको याद हो जाएगा। ग्राम समाज में आज़ादी से राजनीति कर अधिकार पाया। ग्राम समाज में आज़ादी से राजनीति कर अधिकार पाया। फिर से आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ग्राम समाज में आज़ादी से राजनीति कर अधिकार पाया। एक बार और, ग्राम समाज में आज़ादी से राजनीति कर अधिकार पाया। ठीक ना? ग्राम से ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, समाज से सोशलिज्म एंड फ्रीडम, आज़ादी से लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, राजनीति से एंड इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिक्स। ठीक ना? अधिकार पाया मतलब अधिकार से क्या हो जाएगा? द राइट्स ऑफ अ मैन। ठीक ना? उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को याद हो गया होगा। नहीं याद होगा कोई बात नहीं, फिर से याद हो जाएगा। आगे चल के हम लोग एक बार नहीं बार बार चर्चा करेंगे। जब जब लास्की आएगा हर बार इसकी चर्चा करेंगे, तो कैसे नहीं याद होगा? याद तो करवा के ही रहेंगे। ठीक ना साथियों? तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन, हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु था। हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु था। क्या था भाई संप्रभु? संप्रभु समझौते का अंग था, समझौते के ऊपर था, या व्यक्ति के नीचे था, या प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित था? याद करिए, हॉब्स के समझौते में जो लेवियाथन था वह नॉट पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, यानी वह समझौते का अंग था ही नहीं। ठीक ना? वो क्या होगा? समझौते के अंग नहीं था। क्लियर है बात? बोलिए, बात समझ पा रहे हैं आप लोग? वेरी गुड। ठीक ना? अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। ये क्या कह रहा है? यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया? किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया? रूसो ने, दांते ने, मार्क्स ने, लास्की ने। ठीक ना? तो बताइए किसने किया? आपको याद आ रहा होगा एक कहानी। क्या? रूसो की, डिजॉन एकेडमी वाली। डिजॉन एकेडमी जो 1749 में एक प्रतियोगिता हुई थी, किसने किया था? डिजॉन एकेडमी। डिजॉन डिजॉन अकादमी द्वारा एक एक निबंध पर प्रतियोगिता कराया गया था, जिसमें रूसो भाग लेता है। और वहाँ पर इसने कला और विज्ञान की क्या करता है? आलोचना करता है, भर्त्सना करता है। क्योंकि कला और विज्ञान में रूसो का मानना क्या है कि कला और विज्ञान के कारण मनुष्य में तर्क क्षमता का विकास हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? वह नैतिकता से भ्रष्ट हो गया, यानी नैतिक भ्रष्ट हो गया इंसान। ठीक ना? इसलिए कला और विज्ञान का विरोधी कौन है? तो याद रखिएगा, रूसो है। ठीक ना? तो आपको पता है रूसो ने अपने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कैसा माना है? मनुष्य को नोबल सैवेज के रूप में। देखो, नोबल सैवेज के रूप में नोबल सैवेज कहा। ठीक है? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को नोबल सैवेज माना, यानी भद्र पुरुष। ठीक ना? यानी भद्र पुरुष कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो हिंदी में, आप लोग देख लीजिएगा। और दांते के बारे में, ये मध्यकालीन विचारक है इटली का। मध्यकालीन विचारक है इटली का, याद रखिएगा इसके बारे में। ये मध्यकालीन विचारक है, मध्यकालीन विचारक है। कहाँ का? इटली का है। ठीक है? इसकी एक पुस्तक है, बहुत फेमस है, उसको याद रखिएगा। कौन सी है वो? डिवाइन कॉमेडी। आपने नाम सुना होगा, डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी डिवाइन कॉमेडी किसकी बुक है? तो यह दांते एलिगिरी की है। दांते एलिगिरी यही है, दांते एलिगिरी। मध्यकालीन विचारक है, इटली में रहता था, यानी इटली का निवासी है। डिवाइन कॉमेडी इसकी बुक है। ठीक ना? आपको पता है, अगला क्या ही बताएं इसके बारे में, मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। कार्ल मार्क्स क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक ना?
और लास्की के बारे में हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में ही देख लिया, माफ़ करिएगा पिछले क्लास में क्या, अभी ऊपर जस्ट देखा हमने। लास्की के बारे में और कुछ भी आप अगर जानना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने जाना होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है, व्यर्थ है। ये किसने कहा है? लास्की ने कहा है। आर्थिक स्वतंत्र, एक बार सुन लीजिए आप लोग, अगर नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर लीजिएगा ज़रूर से। क्या कहना चाह रहे हैं? आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। स्वतंत्रता बेकार है या व्यर्थ है, कह लो व्यर्थ है, ठीक ना। ये बातें याद रखिए। किसने कहा? ये लास्की ने कहा है, ठीक ना। अच्छा, एक और ऐसा कुछ इसका भी एक कथन था कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं जब हमारा पड़ोसी भूखा हो। तो याद रखिएगा ये, क्योंकि ये लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है ये, ठीक ना, इसलिए इसने ऐसा कहा है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं जब मेरा पड़ोसी भूखा हो। ये कथन किसका है? देखो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर से लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं याद होगा तो ज़रूर से लिखिएगा, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण कथन है, आगे चल के कथन ही पूछ सकते हैं और क्वेश्चन में, ठीक ना। तो आगे क्या है? दांते मास्क में होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं? उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक आपको पता है कौन होगा? उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक लास्की है, मिल है, या लॉक है, या फिर ग्रीन है? देखो जनक की बात किया है तो यहाँ पे कौन है? लॉक है, जॉन लॉक। जॉन लॉक ही कहता है क्या है? राज्य का काम क्या है? केवल व्यक्ति के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा करना, यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा करना, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना राज्य का काम है। देखो उदारवादियों के मूल में, यानी उदारवादियों के मूल में क्या है? स्वतंत्रता है। अगर पूछा जाए उदारवादियों के मूल में क्या स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता है। और ये हमेशा ये चाहेंगे कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति इतना बुद्धिमान है कि वह अपने लिए डिसीजन खुद लेगा। आपका केवल काम क्या है? आप यानी राज्य, आप यानी राज्य, वो कहता है राज्य से कि राज्य का केवल काम क्या है? लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा करना। किसके? जो मानव है, ठीक ना। तो इसलिए उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक कौन माने जाएंगे? जॉन लॉक माना जाएगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है साथियों। और लास्की के बारे में तो देख लिया। टीएच ग्रीन के काम क्या? टीएच ग्रीन क्या कहता है भाई? टीएच ग्रीन क्या कहता है? टीएच ग्रीन कहता है कि राज्य का काम क्या है? राज्य का काम है मनुष्य के विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना। मनुष्य के विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना। यह कौन कहता है? ये ग्रीन कहता है, टीएच ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन, ठीक ना। अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसने कहा है? देखिए, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसने कहा है? तो डेविड स्टन ने, गार्नर ने, ग्रीन ने, लास्की ने। अच्छा आप लोग इसका थोड़ा सोचिए, हम लोग पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, एक घूंट। हाँ, तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसने कहा है? ये किसने कहा है? आपको पता होगा किसने कहा? ये ग्रीन ने कहा है, ठीक ना। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। अच्छा तो राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये ग्रीन ने कहा है। एक ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन क्या था यार? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं होगा वो। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है ये। डेविड स्टन। डेविड स्टन के बारे में आपको क्या पता है? डेविड स्टन के बारे में आपको क्या पता है? व्यवहारवाद का जनक, व्यवहारवाद का जनक कौन कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कौन माना जाता है? अच्छा पूछा जाए, ये बताइए कि व्यवहारवाद का बौद्धिक प्रणेता कौन है? व्यवहारवाद का बौद्धिक प्रणेता या बौद्धिक जनक, बौद्धिक प्रणेता कौन है? तो आप क्या कहेंगे? चार्ल्स मरियम थी वो, चार्ल्स मरियम थी।
चार्ल्स मेरियम थे वो, ठीक ना। व्यवहारवाद के जनक के रूप में ये हैं, बौद्धिक जनक के रूप में मेरियम है, ठीक ना। अच्छा, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, आपको याद है क्या? किसी को इनकी पुस्तक याद है क्या? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मेरे साथ आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं कुछ कुछ, क्या वो 3 ही पुस्तकें हैं जो इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये है कि द पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम कब की आई है इनकी बुक? ये 1953 में थी। और एक पुस्तक इनकी और है अ सिस्टम एनालिसिस, अ सिस्टम एनालिसिस, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ये 1965 में आई थी इनकी बुक, ठीक ना। और इनकी अगली पुस्तक है अ फ्रेमवर्क, अ फ्रेमवर्क, अ फ्रेमवर्क फॉर, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस। साथियों, आपको ये सभी बुक्स याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ठीक ना। तो आपको क्या याद रखना है? डेविड स्टन की ये 3 बुक्स कौन कौन सी? द पॉलिटिकल सिस्टम 1953, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ जो कि 1965 में, अ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस ये भी कब आई थी? 1965 में, 1965 में। देखो याद कैसे रख सकते हो? तो केवल तुमको 3 कीवर्ड याद रखने हैं। देखो यहाँ पर सिस्टम, सिस्टम व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, व्यवस्था शब्द किसने दिया है? तो ये किससे संबंधित है? डेविड स्टन से। और सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस याद रखिएगा, सिस्टम एनालिसिस याद रखेंगे आप इससे, ये आपको इससे याद हो जाएगा। अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क यानी कीवर्ड याद रखना है। सिस्टम इधर याद रख लीजिएगा, एनालिसिस इधर याद रखिएगा, और यहाँ पर फ्रेमवर्क याद रख लीजिएगा। इससे क्या होगा आपको? ये आसानी हो जाएगा थोड़ा याद। और याद रखिएगा दोनों 1965 में ये दोनों आए थे, ठीक ना। और इसके बारे में और कुछ पता है क्या? डेविडसन के बारे में और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि व्यवहारवाद। अच्छा ये बताओ, व्यवहारवाद शब्द किसने दिया है? आप कहीं कहीं पढ़े होंगे कि व्यवहारवाद जो शब्द है ये डेविड स्टन ने दिया है या फिर जेबी वॉटसन ने। वाटसन भी नाम सुना होगा आपने। देखो कन्फ्यूज़न बहुत होता है इसमें, आपको याद रखना होगा। अगर पूछा जाए व्यवहारवाद शब्द किसने दिया है तो आप कहोगे डेविड स्टन ने। अगर व्यवहारवाद शब्द की व्यवहारवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? संकल्पना दिया था वाटसन ने। ये जीव विज्ञान में था, माफ़ करिएगा वो मनोविज्ञान में था, आई थिंक मनोविज्ञान या जीव विज्ञान में इसकी संकल्पना। इसको राजनीति विज्ञान में सबसे पहले लाया किसने? डेविड स्टन ने, ठीक ना। डेविड स्टन ने राजनीति विज्ञान में सबसे पहले लाया व्यवहारवाद की संकल्पना को। बात करते हैं ग्रीन। अच्छा, गार्नर के बारे में आपको पता ही होगा। गार्नर के बारे में क्या ही बताएं, बताओ। गार्नर की परिभाषा राज्य के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। किसी को याद है कौन सी परिभाषा है? राज्य का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है, ठीक ना। राज्य का प्रारंभ और अंत, माफ़ करिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, राज्य का आरंभ और अंत राज्य में ही है, या राज्य से ही, ऐसा कुछ परिभाषा था इसका, याद रखिएगा। मुझे नहीं याद हो रहा है। दरअसल क्या है ना कि इतना सारा कंटेंट एक साथ देना और लिख कर थोड़ी लाया हूँ भाई, जो जो याद आ रहा है वो वहाँ पे बताते चल रहा। हो सकता है आपको स्पीड भी स्लो लगे कहीं कहीं पर, रीज़न है ना क्योंकि वो याद करना पड़ रहा है मुझे। जो जो याद आ जा रहा है बता दे रहा हूँ, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। अगर मैं चाहूँ तो सीधे सीधे केवल आंसर बता के आगे बढ़ सकता था, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि नहीं यार, इसके साथ साथ और भी कितना, मतलब ये अगर आप आधा घंटा 40 मिनट मुझे दे रहे हैं तो आपका कितना ज़्यादा कंटेंट आपका रिवाइज हो सके, आपको कुछ नया कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए अगला क्या कह रहे हैं कि ये तो हो गया ना हमारा, हाँ हो गया ये। राज्य का कार्य उत्तम जीवन मार्ग में आने बाधा को, अभी तो जस्ट हमने ऊपर देखा कि राज्य का कार्य क्या है? उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना। राज्य का काम क्या है?
यानी व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना। कौन कहता है ये? थॉमस हिल ग्रीन कहता है ये बात, ठीक है, टी एच ग्रीन। थॉमस एक्विनास के बारे में आपको क्या पता है? थॉमस एक्विनास के बारे में भाई याद रखिएगा, इसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है। मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है, याद रखिएगा, मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है। किसे? थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का अरस्तु, मध्यकाल का अरस्तु। अच्छा, इसकी एक बुक है, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, वो बहुत कम लोगों को याद रहती है। सुम्मा थियोलॉजिया, सुम्मा थियोलॉजिका, सुम्मा थियोलॉजिका, ये बुक याद रखिएगा। कौन सी है ये? सुम्मा थियोलॉजिका, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा ये सुम्मा थियोलॉजिका, ठीक ना, सुम्मा थियोलॉजिका, सुम्मा थियोलॉजिका किसकी बुक है ये? थॉमस एक्विनास की है, ठीक है। तो मिटा दे रहे हैं, नहीं इरेज कर दे रहे हैं इस चीज़ को। आगे बात करते हैं हम लोग मिल के बारे में। आपको पता ही है, मिल के बारे में आगे बताएंगे ही। स्वतंत्रता का चैंपियन कहा जाता है इसे, यानी स्वतंत्रता देखा जाए तो आगे बात करेंगे भी, आगे ना आएगा तो एक साथ एक एक क्वेश्चन में, तभी तो पता नहीं कितना क्वेश्चन है, कितना है टोटल 18 क्वेश्चन दिख रहे हैं, उतना ही करेंगे हम लोग, जितना हो पाए मैक्सिमम। 18 से ज़्यादा ही है, लेकिन जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, समस्या ये है कि आजकल बच्चे ये देखते हैं सर ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन, अरे कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन क्या, हम कम क्वेश्चन में, यानी 18-19 क्वेश्चन में ही हो सकता है तुमको 60-70 क्वेश्चन दे दें। बड़ी बात ये है क्वांटिटी, यानी कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें दे देना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो हो गया था ना, आगे बात करते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, बताओ ये किसने कहा है? तो ये सबको पता होगा, बहुत फेमस कोटेशन है, किसका? ये हीगल का है, ठीक ना, हीगल का है ये। अच्छा, हीगल की एक पुस्तक है, आपको पता है, फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, ये बुक किसकी है? तो हीगल की है, ठीक ना। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा क्या, कि द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद का जनक किसे कहा जाता है? हीगल को कहा जाता है, यानी उसकी अवधारणा किससे संबंधित है? हीगल से संबंधित है। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है, ठीक ना। और हीगल के बारे में क्या जानते हो? और हीगल के बारे में ये है कि राज्य के संबंध में इसने कुछ तो बात किया है। बात ये कहा है कि राज्य सामाजिक विकास की उच्चतम अवस्था है। देखो, ये कोटेशन लिख ही लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसने कहा है क्या, आप लोग साथ साथ में लिखते रहिएगा, राज्य विकास राज्य सामाजिक विकास की, राज्य सामाजिक विकास की, राज्य सामाजिक विकास की उच्चतम अवस्था है, उच्चतम अवस्था। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है ऐसा कोई कोटेशन आपने सुना है? अभी बताते हैं, इसके साथ साथ और भी आगे है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बाह्य अभिव्यक्ति है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बाह्य अभिव्यक्ति है, बाह्य अभिव्यक्ति है। ये कोटेशन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये कोटेशन संबंधित है किससे? यह देखिए, दिख रहा होगा ना आपको, नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, हम एक बार पढ़ देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा फिर से। देखो क्या कर रहा है, ये हीगल की है, हीगल की ये कोटेशन है, राज्य सामाजिक विकास की उच्चतम अवस्था है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बाह्य अभिव्यक्ति है। यह किसका कथन है? तो यह हीगल का कथन है। अच्छा, ऐसा कुछ आधा इसका इतना देखते हैं, राज्य सामाजिक विकास समाज की उच्चतम अवस्था है। ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपको लेनिन से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ कथन आपने पढ़ा है? वो क्या था? वो ये था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। वो था सवाल में ये कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, जिसको उसने लिखा था स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917 में, 1917 में लिखा था आई थिंक। आगे देख लेंगे अगर होगा तो, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छा लग रहा होगा। नहीं भी अच्छा लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई है, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा आपको, ठीक है।
साथियों। और ये क्या है, कांट, कांट के बारे में ही थोड़ी सी बात कर लें क्या? कांट के बारे में आपको कुछ तो पता होगा। देखो एक कोटेशन इसका है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है। अच्छा एक बुक याद आ गया इसका, क्रिटिक ऑफ अ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ अ प्योर रीजन, क्रिटिक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ अ प्योर रीजन, ये किसकी बुक है? तो याद रखिएगा ये इमैनुअल कांट की है। कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके, ये सब के भी सभी क्या हैं? आदर्शवादी हैं। ठीक ना, हीगल का हो गया, प्लेटो का हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग अब। 10 क्वेश्चन हुए अभी तक, बताइए कितना टाइम हुआ? पता नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी कैसी? सिर्फ पूर्व राजनीतिक, सिर्फ पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो सभी के सभी जितने सारे क्वेश्चंस हमने ये सब लिए हुए हैं, सब के सब PYQs हैं, एक भी क्वेश्चन हमने बाहर का नहीं उठाया है। अब जानते हैं क्या होता है, डायरेक्ट हूबहू प्रश्न तो नहीं आएंगे, लेकिन इसके साथ जो हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, जो इसका हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, यानी विकल्पों का जो हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उससे प्रश्न बन सकते हैं, तो उससे आपका फ़ायदा होगा। ठीक ना। तो हो सकता है कुछ कहें कि सर ये तो अब क्या ही पूछेगा, क्या हर बार यही पूछेगा क्या? नहीं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ये पता चलता है कि जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं उनसे नए प्रश्नों को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक ना, उससे सीखना चाहिए हमें, इसलिए एनालिसिस ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं ना कि आप प्रैक्टिस सेट करिए, प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उसमें दिए गए ऑप्शंस का एनालिसिस करना, ये ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतना एनालिसिस कर रहे हैं। हो सकता है समय ज़्यादा लग रहा है, माफ़ करिएगा, लेकिन ज़रूरी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सिर्फ पूर्व राजनीतिक, सिर्फ पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों, उपयुक्त में से कौन सी नहीं? ये तो आपको पता ही होगा, बताइए इसका क्या होगा आंसर? इसका क्या होगा? पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों। अच्छा यहीं पर अगर ये किसका है? अच्छा ये तो इसका हो जाएगा, चलो ठीक है, लॉक का। अच्छा ये हॉब्स का हो जाएगा। लॉक क्या कहता है? ये लॉक का है, लॉक का। लॉक का जो प्राकृतिक अवस्था था पूर्व राजनीतिक था। ठीक ना। अच्छा हॉब्स के बारे में अच्छा हॉब्स का जो मानव था प्राकृतिक अवस्था में कैसा था? हॉब्स का जो मानव था प्राकृतिक अवस्था में कैसा था? ये एकाकी था, दरिद्र था, याद है ना, क्षणभंगुर था। एकाकी, दरिद्र, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर, माफ़ करिएगा, सही है ना? क्षणभंगुर, हाँ सही है। क्षणभंगुर और बर्बर था। ठीक ना, ये हॉब्स का मानव था। और हॉब्स के बारे में और भी चीज़ें, चलो ये बताओ, हॉब्स को आपने, यार इतना मोटा क्यों है? पतला करते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, हम इधर लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा इधर साइड में। देखो हॉब्स को माल्सबरी का दैत्य, माल्सबरी का दैत्य, माल्सबरी का दैत्य किसने कहा है? हॉब्स को माल्सबरी का दैत्य किसने कहा? तो याद रखिए किसने कहा था? काउले ने। काउले ने हॉब्स को माल्सबरी का दैत्य कहा था। काउले ने हॉब्स को माल्सबरी का दैत्य कहा था। ठीक ना, याद रखिएगा ये बात। अच्छा हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था ना, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में मानव कैसा था? एकाकी था, दरिद्र था, क्षणभंगुर था, बर्बर था। और हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में मानव की स्थिति मत्स्य न्याय वाली थी। मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय क्या था? जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ठीक ना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध था हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में। ठीक ना, वहीं लॉक में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक ना, लॉक का आगे आएगा तो लॉक के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 12वां, कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, परस्पर सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। ये बताओ, आ ही गया अब, किसका है ये?
प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग, सुरक्षा की अवस्था थी। ये किसका हो सकता है बताओ तो, ये किसका होगा? लॉक का, ठीक ना। क्योंकि हॉब्स में आपने ऊपर देख लिया, लॉक में ये था, और रूसो में क्या था? आदर्श बर्बर, यानी नोबल सेवेज, नोबल सेवेज था, आदर्श बर्बर था, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा आप। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 13वां क्वेश्चन क्या है कि अपने ऊपर अपने शरीर मन व्यक्ति संप्रभु, सॉरी, अपने ऊपर अपने अपने शरीर और मन पर व्यक्ति का संप्रभु है। ओह, ये किसने कहा है? मिल ने कहा है। ये पूछा क्या इसमें, किस विषय की रचना? अच्छा, रचना पूछा है। ऑन लिबर्टी यूटिलिटेरियनिज्म में, या फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में, या फिर कंसिडरेशन ऑफ ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्या कह रहा है ये? अपने ऊपर अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। यह विचार इसने किस पुस्तक में दे रखा है? तो ऑन लिबर्टी में। तो याद रखिएगा इसका, ये ऑन लिबर्टी में ही अपने विचार दे रखे हैं, ये वाली 1859 में, ठीक ना। यूटिलिटेरियनिज्म में क्या था? यूटिलिटेरियनिज्म आपको पता है, जो कि बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करता है। इसमें बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करता है, उपयोगितावाद में संशोधन करता है ये। अच्छा, मिल खुद कहता है ना, मैं ऐसा पीटर हूँ, जो ऐसा कुछ था ना इसका, कि जो ऐसा पीटर अपने गुरु का अवहेलना करके, गुरु का अवहेलना कर देता है। मैं ऐसा पीटर हूँ जो अपने गुरु की अवहेलना करके, ऐसा कुछ था, याद रखिएगा। मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक तरीके से। तो यूटिलिटेरियनिज्म। अच्छा, इसका आंसर क्या है? तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। ऑन लिबर्टी है, ठीक ना। अपने ऊपर अपने शरीर अपने मन व्यक्ति संप्रभु है। तो यह विचार किसने दे रखा है? मिल ने। कहाँ दे रखा है? ऑन लिबर्टी में। अच्छा, ठीक ना। और ऐसे ही यूटिलिटेरियनिज्म में इसने क्या कहा है? उपयोगितावाद में संशोधन किया है इसने, उपयोगितावाद में संशोधन करता है ये, ठीक ना। अब इसकी अगली पुस्तक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1848 में आई थी, कार्ल मार्क्स के समय। कार्ल मार्क्स उस समय जब ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट, माफ करिएगा थोड़ा सा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी कब आई थी? 1848 में याद आई थी। इसलिए दोनों साथ में याद रखेंगे आप कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये किसकी है? जे.एस. मिल की। ये देखो सभी पुस्तकें ये जे.एस. मिल की ही हैं, लेकिन इतना डिटेल्ड में पूछ लिया है कि अपनी किस पुस्तक में क्या कहा है, तो आपको इतना याद रखना है, ये होगा, ठीक ना। ऑन लिबर्टी 1859, और यूटिलिटेरियनिज्म में उपयोगितावाद में संशोधन करता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यूटिलिटेरियनिज्म जो है ये 1861 में लिखा था। मुझे क्लियर नहीं, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और अगली पुस्तक क्या है? कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये अच्छी पुस्तक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इस पुस्तक में इसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन किया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व सिद्धांत का समर्थन करता है। यानी यही इसी पुस्तक में ये कहता है क्या, कि वोटों को, यानी मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए, मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। इसी में ये भारित मतदान की बात करता है, भारित मतदान, या फिर कह लें बहुल मतदान, बहुल मतदान या भारित मतदान जैसे शब्दों का प्रयोग ये अपनी इसी पुस्तक में करता है, ठीक ना। यानी मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। और पढ़े लिखे को ज़्यादा वोट मानता है ये। जो शिक्षित हैं, जो जो कर देते हैं, जो टैक्स देते हैं, वो उन लोगों का जो है मतदान, जो है उनका जो मत मूल्य है सामान्य की अपेक्षा ज़्यादा होना चाहिए। ये भारित मतदान होता है, यही बहुल मतदान यही कहलाता है, ठीक ना। और ये खुले मतदान का समर्थन करता है, खुले मतदान का समर्थन किसमें? अपनी इसी पुस्तक में, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, ठीक ना। ये पुस्तक कब आई थी? ये पुस्तक 1861 में आई थी, आई थिंक ये पुस्तक 1861 में आई थी। आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, यूटिलिटेरियनिज्म कब आई थी? 1863 में आई होगी तब ये, ठीक ना। डेट मुझे इसका क्लियर नहीं है यूटिलिटेरियनिज्म का, आप लोग इसका ज़रूर से देख लीजिएगा डेट, क्योंकि ठीक ना, इसका आप लोग देख लीजिएगा डेट। ओके, आगे बात करते हैं अब।
देखिए साथियों, अगर आपको ज़्यादा लेट लग रहा होगा कि लंबी क्लासेस लग रही हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं इसका, ठीक ना। मैं इससे ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकता हूँ क्योंकि अब नहीं हो पाएगा मेरे से इससे ज़्यादा फास्ट, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या कह रहा है ये कि निम्नलिखित में से एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। अच्छा हाँ, एक बुक और है, याद कर लेते हैं यार इसका, देखो भूल जा रहे थे। वो ज़रूरी बुक है इसकी, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, महिला मताधिकार का समर्थन करता है ये। सब्जेक्शन सब्जेक्शन ऑफ वीमेन सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, महिला मताधिकार का समर्थन करता है ये, ठीक ना। ये इसकी बुक है, किसकी? जेएस मिल की है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। सॉरी, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि निम्नलिखित में से एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। हीगल, बोसांके, ग्रीन, बेंथम। अरे भाई इसमें क्या है, ये तो बच्चों वाला सवाल आ गया। कौन सा है इसका आंसर? बेंथम। बेंथम कौन है? उपयोगितावादी है, ठीक ना। बाकी कौन है? ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके, हीगल, ये कौन है सभी? ये सभी आदर्शवादी हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, याद रखिएगा आप लोग कि कांट, हीगल, ग्रीन। कांट बाद हीगल, हीगल के बाद ग्रीन आता है। ये क्रम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो क्रोनोलॉजी सेट करने को देता है तो उसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, कांट पहले था या हीगल पहले था कि ग्रीन पहले था। कांट हीगल ग्रीन, कांट हीगल ग्रीन, ठीक ना। इस तरीके से याद रखिए, कांट हीगल ग्रीन, ब्रेडले वो सांग के आगे सही होते जाएंगे। कांट हीगल ग्रीन, याद रखिएगा ये। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए मैजिनी, रैमजे, फिक्टे, उपयुक्त सभी। भाई देखो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैजिनी जो है इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे याद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वही अगर मैजिनी होगा ये, तो वहाँ पे एक नाविक था ये, वहाँ पर ये नाव चलाने वाला था, जो नाव चलाता था। इसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होती है, ठीक ना। जो कि वहाँ पे ये इटली का एकीकरण में बहुत ज़्यादा योगदान करता है। उसके बाद ये वहाँ से निकल जाता है, इसको पद की और प्रतिष्ठा की कोई चाहत नहीं थी, वहाँ से ये निकल जाता है। आई थिंक वही मैजनी होगा, तो ये उसी की बात होगी यहाँ पे, ठीक ना। याद रखिएगा इसमें तीनों सही हैं, यानी उपयुक्त तो सभी जो हैं महत्वपूर्ण कारक मानते हैं भाषा को। ये बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था, इतना तो क्लियर है, वही हो सकता है, वही हो गई। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविधावादी विचारक नहीं है? अरे इसमें क्या ही दिक्कत है, आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सी संविधावादी विचारक नहीं। समझौतावादी विचारक, भाई भाई कौन है विचारक? विचारक की बात ही नहीं किया इसने, रचना की बात किया हुआ है। देखो अब प्रश्न ऐसे बनने लगे हैं, सोच समझ कर पढ़ाई करो भाई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में, लेवियाथन 1651 में, ऑन लिबर्टी 1859 में, ट्रू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट ये 1690 में। ये किसकी है? ये लॉक की है, ये जॉन लॉक की बुक है, ठीक ना। बाकी बाकी क्या है? ये लेवियाथन किसकी है? हॉब्स की है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। ऑन लिबर्टी किसकी है? ये जेस मिल की है। तो इसका आंसर क्या होगा? जेस मिल संविधावादी विचारक नहीं है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। 16th का आंसर क्या होगा? 16वें का आंसर क्या होगा? सी, ऑन लिबर्टी, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा ये बात। अच्छा, लेवियाथन के बारे में कुछ बताओगे क्या? ऐसे ही याद आ रहा है तो कुछ चर्चा कर ही लेते हैं लेवियाथन के बारे में भी। लेवियाथन की रचना हुई थी 1651 में, लेकिन इसको जलाया गया था, जला दिया गया था। कौन जलाया था और कहाँ जलाया था, कब जलाया था? बताओ, किसी को याद है क्या? कौन जलाया था? तो कौन जलाया था? जलाया था क्लेरेंडन ने। क्लेरेंडन ने क्लेरेंडन ने क्लेरेंडन ने कौन जलाया था? क्लेरेंडन ने। कब जलाया था? 1683 में। याद रखिएगा, क्लेरेंडन ने जलाया था। कब जलाया था? 1683 में। और कहाँ जलाया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा ये बात। यानी लेवियाथन 1691 में लिखा गया। इसको जलाया कौन? क्लेरेंडन ने। कब जलाया? 1683 में। और कहाँ जलाया? ऑक्सफोर्ड में। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा। क्लेरेंडन ने सिर्फ लेवियाथन को नहीं जलाया था, इसके साथ साथ इसने डी सीवे, जो कि हॉब्स की ही रचना थी, उसको भी शास्त्र में जला दिया था। डी सीवे, डी सीवे, डी सीवे करके एक रचना है हॉब्स की, ये क्लेरेंडन ने लेवियाथन के साथ ही जला दिया था 1683 में। ठीक ना, याद रखिएगा मेरे भाई। मेरे भाई बार बार बोल रहा हूँ, इस बात का आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, वैसे ही निकल जा रहा है। अच्छा, लेवियाथन। अच्छा, कुछ और पॉइंट देख सकते हैं यार। अच्छा, हो गया क्या? अच्छा, ये बताओ, लगे हाथ, अभी जस्ट मेरे से किसी ने पूछा था अभी आज या कल में ही कि सर लेवियाथन को सर्वश्रेष्ठ रचना या महानतम रचना किसने माना है? लेवियाथन को महानतम रचना किसने माना है? तो याद रखिएगा, माइकल ऑक्सफोर्ड ने। माइकल ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को महानतम रचना की संज्ञा देता है। ठीक ना, महानतम ग्रंथ की रचना देता है माइकल ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को। वहीं पर हॉब्स को महानतम विचारक किसने कहा है? इसको कहता है सैबाइन। देखो, याद आ गया तो यहीं पे इस लगे हाथ इसको बता दे रहा हूँ। रीज़न है ये कि बहुत कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है ये। देखो, ध्यान से समझिएगा। अगर हॉब्स को महानतम विचारक कहेगा तो अंग्रेजी भाषा भाषियों में, देखो इसका पूरा कथन ये है, हॉब्स को अंग्रेजी भाषा भाषियों में सबसे महानतम विचारक किसने माना? महानतम विचारक किसने माना? तो आप क्या कहोगे? सैबाइन। अगर वहीं पूछा जाएगा कि ये लेवियाथन को अंग्रेजी भाषा भाषियों में सबसे महानतम ग्रंथ किसने कहा? तो माइकल ऑक्सफोर्ड ने कहा। ठीक ना मेरे भाई, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो रहे कि नहीं आपको? हॉब्स को महानतम किसने कहा है? सैबाइन ने। उसकी पुस्तक यानी लेवियाथन को किसने महानतम कहा है? तो माइकल ऑक्सफोर्ड ने। ठीक ना मेरे भाई, कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, इसलिए इस चीज़ को रट लीजिएगा आप लोग, याद रखे रहिएगा। अगला क्या है कि 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कार्ल मार्क्स, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ऑप्शन बी लेनिन की स्टेट एंड रिवोल्यूशन, स्टालिन की वेज लेबर एंड कैपिटल, और फ्रेडरिक एंजल्स की ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। तो ये तो आसान है। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, कौन सा नहीं है युग्म सम्मिलित? आपको पता होगा कार्ल मार्क्स की रचना क्या? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी कार्ल मार्क्स ने कब लिखी थी? 1847 में लिखी थी। पता है आपको किसके विरोध में लिखी थी ये, किसके अगेंस्ट में लिखी थी ये लिखी थी वो प्रूधो। प्रूधो अराजकतावादी विचारक है प्रूधो। इस प्रूधो ने एक पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक था फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी। फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी के अगेंस्ट में, यानी ये लिखी गई थी 1846 में। अब प्रूधो, देखो याद रखिएगा, फिलोसॉफी वाली जो है ये पहले है, फिलोसॉफी वाली जो है ये पहले है, और द पॉवर्टी कौन सी, ये बाद में है। पॉवर्टी वाली कब लिखी गई है? पॉवर्टी वाली 1847 में लिखी गई है, और फिलोसॉफी वाली 1846 में हुई है। याद रखिएगा। पुरुधो कौन है? अराजकतावादी है। पुरुधो अराजकतावादी, यानी जो फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी के अगेंस्ट में ही ये लिखा गया था, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। ठीक ना, इसी के विरोध में लाया गया था ये। लेनिन की स्टेट एंड रिवोल्यूशन, जो कि 1917 में 1917 में ये आई थी, और इसी में जहाँ तक मुझे याद है लेनिन ने अपनी इसी पुस्तक में साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था मानता है। साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था या फिर अंतिम अवस्था किसमें कहा है? लेनिन ने स्टेट एंड रिवोल्यूशन में, जो कि 1917 में पब्लिश हुई थी। ठीक ना मेरे भाई, ये इसकी पुस्तक नहीं है, जोसेफ स्टालिन की नहीं है ये किसकी है? वेज लेबर एंड कैपिटल, ये मार्क्स की है, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा ये। स्टालिन के बारे में क्या जानते हैं? एक देश में समाजवाद, एक देश में समाजवाद किसका है? ये
देखो इंपॉर्टेंट है, इससे कथन पूछा जाएगा कि एक देश में समाजवाद किसकी विचारधारा थी, ये जोसेफ स्टालिन की थी। फ्रेडरिक एंजल्स की ये पुस्तक सही है, याद रखिएगा। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द स्टेट, ठीक ना, याद रखिएगा। और 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार दिया। देखो सांस्कृतिक क्रांति का विचार माओ से तुंग ने दिया था, याद रखिएगा, माओ से तुंग। माओ से तुंग के बारे में अब और देख लेते हैं, क्या पता है आपको। हजारों फूलों को खिलने दो, हजारों फूलों को खिलने दो, निरंतर क्रांति, अंतर्विरोध का नियम, अंतर्विरोध का नियम, और ये निरंतर क्रांति, और हजारों फूलों को खिलने दो, ये किससे संबंधित है, माओ से तुंग से संबंधित है, ठीक है। और लेनिन के बारे में सॉरी, लेनिन के बारे में देखो, इसने ही जो मार्क्सवादी विचारधारा को व्यवहार में लाने का सर्वप्रथम पहला प्रयास किसने किया था, लेनिन ने ही किया था। इसने बोल्शेविक क्रांति किया, कब, 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब आई थी, बोल्शेविक क्रांति 1917 में। कहाँ पे, यूएसएसआर यानी रूस में, संयुक्त सोवियत संघ में, रूस में, ठीक ना। अच्छा, आपको पता होगा लेनिन ने विचारधारा को महत्वपूर्ण माना, विचारधारा को महत्वपूर्ण माना। वहीं पर कार्ल मार्क्स क्या कहता है, विचारधारा को मिथ्या चेतना कहता है। कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा, वहीं पर लेनिन कहता है विचारधारा को महत्वपूर्ण। वहीं पर लेनिन कहता है दल का समर्थन करता है, ये कि दल होना चाहिए, राजनीतिक दल। इसी की वजह से इसने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करता है, ठीक ना, याद रखिएगा ये बात। अब मुझे लगता है ये इतना ही हो गया, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों। अब आप प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सेशन, मज़ा आया कि नहीं आया, और जो भी चीज़ें आपको लग रही होंगी कमियां, आप उसमें बता दीजिएगा ज़रूर से कि नहीं सर यहाँ पे आप बदलाव करिए। तो अगर आपको मिक्स क्वेश्चन चाहिए तो ये भी बता दीजिएगा, अगर नॉर्मल चाहिए कि सर आप चैप्टर वाइज लाइए तो वो भी ला देंगे, ठीक ना। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।